जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आज के 20 जनवरी के इस करेंट अफेयर की क्लास में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अपने वीडियो को प्रारंभ करता हूं ज़्यादा विलंब न करते हुए। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कोचिंग संस्थाओं के लिए गाइडलाइन किसने जारी किया है? तो इसे जारी किसने किया है दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जारी किया है। इन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं और ये निर्देश क्यों दिए हैं इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, इन्होंने निर्देश दिया है कि 16 वर्ष से कम बच्चों को कोचिंग इनरोलमेंट नहीं करेगा, नामांकन नहीं करेगा। दूसरा इन्होंने निर्देश दिया है, कोचिंग कोई भी भ्रम का वादा नहीं करेगा। तीसरा इन्होंने निर्देश दिया है, कोचिंग कोई भी गारंटी नहीं लेगा कि सिलेक्शन यहीं से होगा। दूसरा है, अच्छे अंक यहीं से प्राप्त होंगे। तीसरा है, अच्छे रैंक यहीं से प्राप्त होंगे। तो और मतलब कि कोई भी यदि कोचिंग संस्था है वो ऐसा वादा नहीं करेगा कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन होगा ही और हमारे यहाँ से अच्छे रैंक मिलेंगे और अच्छा आपका अंक आएगा। इस प्रकार का कोई भी भ्रम का वादा जो है कोई भी कोचिंग संस्था जो है इस प्रकार का वादा नहीं करेगी। और चौथा निर्देश उन्होंने दिया है कि कोचिंग संस्था किसी भी अपराधी व्यक्ति को टीचर नहीं रखेगा अपने वहाँ। और पांचवा निर्देश है, कोचिंग मेंटल हेल्थ पर काम करेगा, बिना साइकोलॉजिस्ट के एडमिशन नहीं करेगा कोई भी संस्था। और छठवां उन्होंने निर्देश दिया है, टीचर का मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा वो बीए होना अनिवार्य है। और सातवां इन्होंने निर्देश दिया है कि टीचर जो भी कोर्स पढ़ाएगा उसका सिलेबस क्या होगा, कितने समय में वो पूरा करेगा, फीस कितना होगा, ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो वेबसाइट पे अपलोड करना अनिवार्य है। और आठवां तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, यदि बच्चा किसी कारणवश कोर्स को बीच में छोड़कर चला जाए तो उसका पैसा वापस 10 दिन में करना अनिवार्य है। और जो इतना ही नहीं, मेस और होटल का भी जो भी पैसा है उसे वो वापस करना पड़ेगा कोचिंग संस्थाओं को। और नौवां है दोस्तों, यदि ऐसा नहीं करता है कोई भी कोचिंग संस्था तो उसे 1 लाख रुपए की जुर्माना और कोचिंग पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों, इसके बारे में आपको मैं बता दूं। तो ये क्यों लागू किया गया है, तो पहला तो छात्रों का आत्महत्या बढ़ने के जो मामले हैं वो दर साल बढ़ते जा रहे हैं और आग की घटनाएं हो रही हैं कोचिंग संस्थाओं में। सुविधाओं की कमी, अभी मैं आपको बता दूं हाल ही में कोटा में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी उसमें और घायल भी बहुत बच्चे हो गए थे। इसलिए इस निर्देश को जारी किया गया है। तो दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है, अयोध्या में स्थापित होने वाली जो भगवान श्री राम जी की मूर्ति है किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन ए है राम किंकर बैज, ऑप्शन बी है अरुण योगीराज, ऑप्शन सी है राम सुतार, ऑप्शन डी है विनायक। तो किसने श्री राम जी की मूर्ति को बनाया है दोस्तों? तो कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने अयोध्या में स्थापित होने वाली श्री राम जी की मूर्ति को बनाया है। किसने बनाया है? तो अरुण योगीराज जी ने इस मूर्ति को बनाया है। इसकी श्री राम जी की मूर्ति की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 51 इंच है, मतलब कि लगभग 4.25 फीट इनकी लंबाई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ई साक्षी ऐप, ऑप्शन बी है ई सक्षम ऐप, ऑप्शन सी है ई उमंग ऐप, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये क्या है दोस्तों, ये साक्षी ऐप क्या है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा और भी डिटेल में आपको समझा देता हूँ। तो इससे जो है दोस्तों, यूपीएससी पेट में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एमपी लैंड मेंबर, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया था प्रश्न। तो एमपी का मतलब तो एमपी होता है, एल का मतलब लोकल होता है और ए का मतलब एरिया और डी का मतलब डेवलपमेंट और सी का मतलब स्कैम। तो दोस्तों, ये एमपी लैंड की जो स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। हर साल एमपी को अपने क्षेत्र में क्षेत्र विकास में कार्य करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिलता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 करोड़ रुपए मिलता है, यदि वो पैसों को खर्च नहीं कर पाता है तो ऐसा नहीं कि वो पैसे नष्ट हो जाएंगे, पैसे नष्ट नहीं होंगे, वो अगले साल जो है वो पैसे उसमें ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जो भी एमपी रहेगा, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो राष्ट्रीय सभा से हो, जिस भी सभा से वो बनेगा एमपी, मतलब यदि कोई व्यक्ति असम का है और वो किस राज्य से, केरल से वो एमपी बनता है, तो वो केरल में ही अपने पैसे को
खर्च कर सकता है, विकास में लगा सकता है, वो अपने असम में आकर पैसे को नहीं लगाएगा। दूसरा है प्रशासन को पेपरलेस करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। पेपरलेस मतलब वही जो मान लीजिए अभी तक जो कार्य होते हैं वो पेपर के द्वारा होते थे, लेकिन अब डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से ये सारे काम जो मंत्रालय प्रशासन के जो कार्य होते हैं वो सब कैसे होंगे, सब कंप्यूटर द्वारा होंगे। ठीक है, और इसे किसने लॉन्च किया, तो मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा मंत्रालय है, तो MOSPT मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जो है इसे लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में SSB सतत सीमा बल के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। ऑप्शन ए है दलजीत सिंह चौधरी, ऑप्शन बी है नितिन अग्रवाल, ऑप्शन सी है राहुल रसगोत्रा, ऑप्शन डी है नीना सिंह। इसका राइट आंसर है दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी। इनकी इमेज यहाँ पे लगी हुई आप देख सकते हैं। इन्हें जो है SSB सतत सीमा बल के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 14 नवंबर, ऑप्शन बी है 12 नवंबर, ऑप्शन सी है 13 नवंबर, ऑप्शन डी है 11 नवंबर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों मैं इसी से अपने वीडियो को अब समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को हम अब समाप्त करते हैं और जय हिंद।